नमस्कार सभी को प्रणाम। मैं पायल सिंगल लिव होलिस्टिक से आज एक नए टॉपिक के साथ हमारी सीरीज़ योगा फॉर माय हेल्थ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन एंड योगा। बैक पेन से योगा को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, या फिर बैक पेन है तो हमें क्या योगा करना चाहिए कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे डाउट जो योगा प्रैक्टिशनर्स है प्लस जो नॉर्मल हमारे पीपल हैं उनके सबके दिमाग में रहते हैं कि हमारे बैक पेन रहता है, क्या योगा से बैक पेन ठीक हो जाएगा क्या। या फिर जो प्रैक्टिशनर्स रहते हैं उनके ये डाउट रहता है कि क्या हमारे बैक पेन है तो हमें ये वाला आसन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे घटेगा या बढ़ेगा। इस तरह के डाउट्स बैक पेन को लेके बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में देखे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन एंड योगा। हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे गेस्ट जो हमारे साथ, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर है इन द कल्ट फिट, सो शी इज़ वेल क्वालिफाइड, बहुत ही क्वालिफाइड और हमारे साथ योगा इंस्ट्रक्टर। चलिए दीदी मैम हम कंटिन्यू करते हैं। सो दैट मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारे जो स्पाइन है वो 4 मेजर रीजन में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सर्वाइकल जो कि हमारा नेक रीजन है। सेकंड है हमारा थोरेसिक जो कि हमारा अपर बैक पार्ट है। थर्ड है हमारा लंबर जो हमारे लोअर बैक से रिलेटेड होता है। एंड लास्ट फोर्थ वन दैट इज सैक्रल जो कि हमारा बॉटम ऑफ द स्पाइन है। तो जो हमारा पूरा स्पाइन है 33 बोन्स का, वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और इन्हीं 4 में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से हमें बैक पेन अकर होता है। तो बेसिकली सबको ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्पाइन जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ऐसे कौन कौन से हमारे स्पाइन के पार्ट्स हैं जो कि ज्यादा सेंसिटिव हैं और जिन पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ताकि और जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिन्हें हमें ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि दैट इन फ्यूचर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं हमारी स्पाइन के बारे में। ओके तो मैम जैसे कि आपने बताया कि जब इन चारों जो हैं आपने इनमें जो प्रॉब्लम होती है तो बैक पेन होता है, तो बेसिक जो पर्सन है, जो जनरल पर्सन है जिसे ये सारी चीजें नहीं पता है, तो उसके लिए आप बैक पेन को कैसे डिफाइन करिए कि बैक पेन क्या है एक्चुअल में। सो बैक पेन अगर हम बेसिक टर्म में जाने तो बैक पेन मीन्स कि जो हमारे स्पाइन है उसमें किसी ना किसी तरीके का दर्द उभरना। बेसिकली जब हमें किसी तरीके का कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमारे स्पाइन में या हमारे बैक में, जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा हमारे स्पाइन सर्वाइकल से लेकर के सैक्रल तक के किसी भी एक बोन में कोई ऐसी प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से हम फिजिकली डिस्कम्फर्ट है, हम मेंटल वेलबींग हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, बार बार उससे रिलेटेड हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आकर हो रही हैं, तो इट मीन्स कि आपको बैक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से जानना होगा कि जो हमारा बैक पेन है वो किस तरीके का है, कि वो कहीं एक्यूट तो नहीं है, सब एक्यूट तो नहीं है, या क्रॉनिक तो नहीं है। बिकॉज हम क्या करते हैं, कई बार हमारा पेन जिस रात में गलत तरीके से सोने की तरीके से हो जाता है और हम कोई पिल्स ले लेते हैं जो कि वो क्या करता है बाद में वो बड़ी प्रॉब्लम कॉज करता है। तो आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका जो बैक पेन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो किस तरीके की है। वो जस्ट हुई है, या उसको हुए 2-4 हफ्ते हो गए हैं, या क्रॉनिक है मीन्स मोर देन 12 वीक हो रखा है। फिर सेकंड थिंग ये आती है कि जो आपका पेन है वो किस में है, मसल्स में है, या फिर आपके वर्टिब्रास के बीच में हो रही है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ना डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है और वो जाके हमारे बैक पेन पे इफेक्ट करती है। जैसे कि आपको किडनी में, पैंक्रियाज में, कॉलन में, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगी और वो जाकर के हमारे बैक पे जो है वो इफेक्ट डालती है। तो इससे हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो रियल बैक पेन है वो किस टाइप, हमें ये बेसिक चीजें हो रहा है कि और उसका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। सेकंड थिंग कि जो हमारा लोअर बैक पेन है वो लिंक्ड किससे है, मतलब कि वो हमारे बोनी लंबर स्पाइन से लिंक्ड है, या फिर वो हमारे वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होती है उसके बीच में पेन हो रहा है, या फिर जो हमारे स्पाइन के साइड में लीगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कई बार उसमें भी पेन होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कौन सा पेन है। तो लीगामेंट्स में तो नहीं है, या फिर जो हमारे स्पाइन कॉर्ड्स हैं या उसके प्रेजेंट में जो नर्व्स हैं उसमें तो नहीं पेन हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हर एक पर्सन को जानना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए कि जो हमारे बैक पेन है वो कितने टाइप के हैं, उसमें फिर सब डिवीजन किस तरीके का है, ड्यूरेशन कितना है,
और फिर जो हमारे कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लंबर एरिया के अराउंड स्किन प्रेजेंट है, कई बार हमें उसमें सोरनेस, स्ट्रेन या पेन होता है, जिसे हम लोगों को बता नहीं पाते और हमें लगता है कि हाँ ये कोई एक्यूट या क्रॉनिक बैक पेन हो रहा है। तो हमें उसके बारे में भी लोगों को बेसिक जानकारी या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक अवेयरनेस की इसमें ज्यादा जरूरत है। ओके, बिल्कुल। कई बार ऐसे होता है कि बहुत छोटा-सा होता है, लेकिन हम उसको नहीं नॉलेज नहीं होता, तो फिर हम उसको सोचते हैं कि बहुत डेंजरस है और फिर हम उस हिसाब से उस पे रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत जी बेसिक सा जी और बहुत नीडेड है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा दर्द है वो किस टाइप का है और कौन से पार्ट में हो रहा है। तो ठीक है, जब ये बात आती जी। है बैक पेन की, तो आप जैसे कि आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप लोग बहुत सारे योग ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बैक पेन होता है, बट कई बार ये वो नहीं समझ पाते कि क्या मुझे इस टाइप के बैक पेन में योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है कि जब बैक पेन हो तो क्या योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका पेन किस टाइप का है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि जो भी ट्रेनर है या अगर आप किसी और को भी दिखाने जा रहे हो, डॉक्टर्स को, तो उनको आपको खुल के बताना चाहिए कि आपको किस तरीके का पेन है। लाइक आपके जो बैक में है वो जस्ट सोरनेस है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हम सब ने भी पर्सनली फील किया है कि हम जब कई दिनों बाद वर्कआउट करते हैं तो सडनली हमारे बैक में एक सोरनेस प्रेजेंट हो जाता है, जो 2 3 4 दिन तक बना रहता है। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद कुछ ज्यादा उठा लिया, पुल कर लिया, उसकी वजह से उनको बैक में इंजरी हो गई। तो पहले हमें उनसे पूछना होगा पूरी डिटेल की आपने जो पहले किया था कुछ एक्सरसाइज उसकी वजह से है, या फिर ये हो सकता है कि हाँ आपने मतलब गलत तरीके से सोने से या आपकी लॉन्ग टाइम चेयर पे बैठने से कॉज क्या है। मेन थिंग आता है यहाँ पे, आपको कॉज पता होना चाहिए। अगर आपको कॉज पता है तो फिर आप उनको उस अकॉर्डिंग आसनास योगा सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ बिल्कुल आप बैक पेन में योगा कर सकते हैं, क्योंकि योगा में क्या है कि हर लोगों का स्केल डिवाइडेड है। बिगिनर्स के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग है, एडवांस के लिए अलग है, और फिर थेरेपेटिक योगा अलग है। तो अगर आपको बैक पेन है या कुछ भी है तो आपको उस टाइम पे थेरेपेटिक योगा और आपके बैक से रिलेटेड ऐसे आसनास आपको कोई भी ट्रेनर या आपका जो भी योगा टीचर है वो कराएगा, जो कि आपके बैक के लिए हेल्पफुल हो और जल्दी से आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स कॉज हुई हो उनको जल्दी से वो ठीक कर सके। तो आप योगा कर बिल्कुल। सकते हैं। ओके, मतलब मैम ने जैसा कि बताया कि योगा कर सकते हैं, बट पहले उसको देखना चाहिए कि जो दर्द है वो किस वजह से हुआ है। फिर अगर उसका वजह पता चल जाता है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है। और थेरेपेटिक योगा बहुत ही इफेक्टिव होता है, एक ओरिएंटेड लेके हम उस पर्पज को लेके उसके लिए पूरा प्लान जब बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली हमें रिजल्ट हमें देता है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिकतर जो भी योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बताते हैं कि पेट की जो एब्डोमिनल मसल्स होती है या फिर हमारे जो ट्रंक एरिया हमारा होता है उसमें हमें डीप रोटेटर मसल्स को मजबूत बनाना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो मेनली इसलिए लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका जो मसल है, जो एब्डोमिनल मसल्स है या जो आपका कोर है, बेसिकली बात करें कोर की, तो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए भी स्ट्रांग होना चाहिए कि जो कि क्योंकि अगर जब हमारे मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स और हमारे ट्रंक वगैरह थोड़े स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो हमारे थोरेसिक और लंबर रीजन को और जो वहां पे वर्टिब्रास प्रेजेंट है उनमें प्रॉपर मोशन देते हैं, उनको प्रॉपरली रोटेट करने में एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और उनको वो रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लंबर और थोरेसिक के मूवमेंट है ना, उसके लिए हमारा जो ये कोर है, एब्डोमिनल मसल्स है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको मूव कराने के लिए, उनको प्रॉपरली शिफ्ट करने के लिए। तो अगर हम अपने कोर को ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे तो भी जो भी हमारे स्पाइन का मूवमेंट है, जो भी हमारे उसमें डिस्क प्रेजेंट है, उनका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा प्रॉपर होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा, आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, आप आसनास कैसे भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट माइट भी आपकी बैक को हर्ट कर सकता है। और आपके जो भी थोरेसिक लंबर हमारा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं, सेंसिटिव होता है, तो उनपे हर्ट कर सकता है और सडनली जो है वो वहां पे कोई क्रैम्प या कोई सोरनेस या कोई स्ट्रेन डेवलप कर सकता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपका एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होगी, आपका जो डीप रोटेटर मसल्स हैं वो स्ट्रांग होगी, तो आप आसनास को इजिली परफॉर्म कर पाएंगे और आपका जो बॉडी मूवमेंट है, जॉइंट्स मूवमेंट्स है और आपके जो मोशन प्रॉपरली होते हैं वो ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे। जी बिल्कुल मैम। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम सभी बोलते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि जो आपका स्ट्रेचिंग है वो आप धीरे धीरे करो, मतलब
एकदम से स्ट्रेच मत करो, लंबे समय तक करो, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? इसके पीछे क्या रीजन है? हम अगर कोई भी आसनास जो है वो एक स्लो में करते हैं, मतलब हम स्लो में कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और हम उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं। इसलिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे जो भी जॉइंट्स है ना, उनको रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है कि आपको एक पोज से दूसरी पोज में जाना है, और उसका एक फॉर्मेट है। और आप अगर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इट डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ कि आप कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, आप ज्यादा स्ट्रांग होंगी, आपकी जो मसल्स हैं, जो आपके और ज्यादा जॉइंट्स हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो ज्यादा हेल्दी होंगे, और आपके सारे जॉइंट्स में, मसल्स में एक रेंज ऑफ मोशन बनेगा, जिसकी वजह से क्या कर होगा कि आपका जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा, आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, और आपका जो प्रॉपर अलाइनमेंट है पोस्चर का वो प्रॉपरली होगा। सेकेंड थिंग कि इससे आप अगर स्लो जाएंगे और ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे अगर आप सडनली किसी चीज को स्ट्रेच करो तो वो चीज टूट जाती है, या फिर वहां पे कोई स्ट्रेन आ जाता है, या कोई पेन डेवलप हो जाता है। वैसे ही सेम है कि अगर आप स्प्लिट कर रहे हैं, आप सडनली करेंगे तो मे बी आपकी इनर थाई में या आपके वहां पे जो भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो डैमेज हो जाए, या थोड़ी देर के लिए पेन आ जाए, क्रैम्प आ सकता है। और आप अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और आप एक के साथ तीन चार और वेरिएशन और तीन चार और स्लो से ले, मतलब बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट और एडवांस तक के आसनास को भी सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आप होल्ड करेंगे तो आपका जो आसनों का कनेक्टिविटी है वो आपके माइंड और ब्रेथ दोनों के साथ कनेक्ट होगा। तो इसलिए आप पोस्टर्स में आराम से जाएं, किसी तरीके की कोई जल्दबाजी ना करें, और पोस्टर्स को एटलीस्ट 10 to 20 अपने ब्रेथ के अकॉर्डिंग होल्ड करने की कोशिश करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बढ़ता हुआ दिखे। ओके, मतलब बेस्ट रिजल्ट अगर आपको पाना है तो आपको लंबे समय तक और धीरे धीरे आपको स्ट्रेचिंग के थ्रू जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि हमने धड़ के एरिया की बात की, हमने एब्डोमिनल एरिया की बात की, तो ऐसे ही फिर दिमाग में आता है कि अगर बैक पेन की बात की जाती है तो हिप्स के रिलेटेड एरिया भी हम कवर करते हैं कि हिप्स की मसल्स जो होती है उनको क्यों मजबूत बनाना चाहिए जब बैक पेन की बात आती है, तो किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर को या फिर जनरल पर्सन को। सो ऐसा हिप की मसल्स के पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम कोई भी आसना परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में फ्लैक्शन और एक्सटेंशन की प्रोसेस होती है। मतलब कि फ्लैक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी दो जॉइंट्स का सिकुड़ना, फ्लैक्शन हो जाना। मतलब हमारे जो पोस्चर्स, हम कई सारे ऐसे पोस्चर्स करते हैं ना जिसमें हमारी बॉडी सिकुड़ती है, हम लंबे से छोटे हो रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल नहीं, चाइल्ड पोज, उसमें क्या हो रहा है कि हमारी पूरी बॉडी फ्लैक्स कर रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उनके एरिया को हम इंक्रीज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ताड़ासना, हम पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो हमारे उसमें बॉडीज और मसल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उनका जो एरिया है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए जब हम कोई भी आसना परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो हमारा हिप रीजन है उसमें फ्लैक्शन और एक्सटेंशन जो है वो हमारे आसना को अच्छे से करने के लिए सपोर्ट करता है। सेकेंड थिंग, अगर आप प्रॉपर आसना को परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपने हिप को फ्लैक्शन या एक्सटेंशन करते हैं तो आप प्रॉपरली आसना में जा सकेंगे। और सेकेंड थिंग, आपकी इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप पादहस्तासना करते हो या हस्तोत्थान करते हो तो क्या होता है, आपके हिप में कई लोगों को क्रैम्प्स आ जाते हैं, या कई बार उनके हिप की कोई मसल पुल हो जाती है, इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर अपने हिप को या तो वो फ्लैक्शन नहीं कर पाते या एक्सटेंशन नहीं कर पाते। तो इस बेटर कि आप जब हस्तोत्थान में जा रहे हो, ऊपर हाथ कर रहे हो और थोड़ा बैक बेंड हो रहा है, तो आपको आपकी हिप के एरिया को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि आप लंबर से ज्यादा बेंड हो सको और आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाए। वैसे सेम अगर आप कुछ नीचे वाले पोस्टर्स कर रहे हो जिसमें आपके एरिया जो है कम हो रहा है, तो आपको अपने पोस्टर्स को फ्लैक्शन और एक्सटेंशन पे ज्यादा ध्यान देना है, ताकि आपकी जो भी एरियाज हैं, जो भी आसन आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए और एक सेफ्टी हो जाए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हमारा हिप और पैल्विक रीजन का एक्सटेंशन और फ्लैक्शन होता है ना, तो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ के जो प्रेजेंट जॉइंट होते हैं वो हमारे और भी ज्यादा जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं ना, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से बचाने के लिए। तो इसलिए आपको फ्लैक्शन एक्सटेंशन का बहुत ध्यान रखना है हर एक आसनास में।
और सेकंड थिंग कि आपको जो भी आसना आप परफॉर्म कर रहे हो वो इजिली करें, स्लोली करें, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं कि हाँ ट्रेनर हमें देख रहा है और हमें आता है, आप सडनली चक्रासना में चले गए या कुछ ऐसा नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, अपनी बॉडी को पूरी कोशिश करिए कि ब्रेथ के साथ वो कनेक्ट हो सके ताकि आप अच्छा रिजल्ट पा सकें। ये नहीं कि इनहेल एक्सेल कुछ एग्जैक्टली। भी करके आप आसनास में चले गए। इट्स बेटर कि आप अपने ब्रेथ के लिए कर रहे हैं कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल जो भी वेलबींग है वो डेवलप करें। तो इट्स बेटर कि आप खुद को कनेक्ट करिए अपने माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ से, ताकि दूसरों को दिखाने के लिए। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर सकती हैं इन सब जगह पे। एग्जैक्टली मतलब आप आसन ही ऐसे करें जिससे आपको मेंटल फिटनेस वाली चीज है वो ऑब्वियसली आपको, अगर अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे आपको मिल जाए फोकस ब्रीथ पे करके। बिल्कुल। और हम जब इन सब की बात करते हैं, हमने सारी स्ट्रेंथनिंग की बात कर ली, जो भी बैक पेन से रिलेटेड जो भी पार्ट है, तो आप जैसे कि आप भी एक योगा इंस्ट्रक्टर है, तो आप ऐसे कोई 10 आसन सजेस्ट करेंगे जो कि बैक पेन जिन लोगों को है उन लोगों को रिड्यूस किया जा सके, और ऐसे कौन कौन से आसन हो सकते हैं जो बैक पेन के लिए हम कर सकते हैं? कोई भी आसन आपके दिमाग में हो वो बताइए। सो बेसिकली मैं स्टार्ट इससे करूंगी, कोई अगर बैक पेन का पेशेंट है या कोई भी पर्सन है तो वो एक तो फर्स्ट थिंग कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करे उसकी, कि अपने बॉडी को समझते हुए। तो फर्स्ट वन इज कैट काउ पोज है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको कैसा भी पेन है, मेनली गर्ल्स को भी अगर वो पीरियड्स टाइम पे भी उन्हें पेन है तो वो नॉर्मली भी परफॉर्म कर सकती हैं। तो कैट काउ पोज काफी बेहतर है कि, बट फर्स्ट थिंग ये कि आप कोई भी आसना परफॉर्म करो उसमें आपका अलाइनमेंट और पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। बिकॉज आप कोई भी आसना परफॉर्म कर रहे हो और उसमें आपका अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, पोस्चर अच्छा नहीं है, वो आप 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका अलाइनमेंट प्रॉपर है, आपके पोस्चर्स परफेक्ट है, आप प्रॉपरली कर रहे हैं, तो आप वो अगर 1 मिनट भी होल्ड करके कर रहे हैं, आप 10 to 20 राउंड भी कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट वन इज दैट कैट काउ पोज जो है वो काफी बेनिफिशियल है इन सब बैक पेन के लिए। सेकेंड है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जिसको हम पर्वतासना कहते हैं। तो पर्वतासन में भी अगर आपको बैक पेन है तो आपका लेग हमेशा जो है वो आपके हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेगा। आप उसको ज्वाइन करने की कोशिश मत करिए, जैसे हम अष्टांगा बी में करते हैं अधोमुखा, जिसमें हमारे दोनों पैर ज्वाइन होते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं और आपको बैक पेन है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस होना ही चाहिए, ताकि आपके लोअर बैक पे ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। थर्ड वन कि आपको जो हमारा त्रिकोण आसना है, जिसे हम इस एक्सटेंडेड ट्राइंगल पोज कहते हैं, वो काफी बेनिफिशियल होता है हमारे लोअर बैक पेन के लिए। तो आपको ट्राइंगल पोज जो है वो आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप बिना वॉल के सपोर्ट के भी इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ए कोबरा पोज, जिसे हम भुजंग आसना कहते हैं। तो भुजंग आसना में भी कई सारे वेरिएशन है, जैसे कि अगर आपको ज्यादा लोअर बैक पेन है तो आप अपनी एल्बो को बेंड रखिए और उसको टक करके रखिए अपनी रिब से। सिर्फ आपका चेस्ट और हेड और नेक ऊपर रहेगा, आपका एब्डोमेन पूरी तरीके से जो है वो मैट पे ही रहेगा। लेकिन आप अगर कंफर्टेबल है उसको ज्यादा आप करने में, तब आप प्रॉपर कोबरा पोज अपने एल्बो को स्ट्रेट करते हुए करते जाइए। ठीक है। नेक्स्ट वन है लोटस पोज, जो वेरिएशन ही है कोबरा पोज का, जिसमें कि हमारे दोनों आर्म्स ऊपर रहते हैं और दोनों पैर भी हम अप करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि ये हमारे लंबर को और थोरेसिक रीजन को ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। ये हमें एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जो हमारे बैक की फ्लेक्सिबिलिटी हो वो डेवलप हो, और हमारा जो बैक है उसका जो भी वहां पे इंजरीज है या नॉर्मल जो भी पेन है वो दूर हो, और वहां हमारी जो स्पाइन है वो ज्यादा हेल्दी हो सके। नेक्स्ट है ब्रिज पोज, जिसे हम नॉर्मली सेतुबंध आसना कहते हैं। तो अगर सेतुबंध आसना में आप अपने बॉडी को पुल करते हैं, आप अपने एब्डोमेन को, अपने चेस्ट को, आप अपने हिप रीजन को पुल करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी जो बैक बॉडी है ना वो पैरेलल हो जाती है, जो हमारी थाइज है वो पैरेलल होती है अर्थ के। तो जब हम उसे पुल करते हैं तो वो हमारे पूरे बैक को एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है। तो ये सारे आसनास जो है वो बहुत अच्छे हैं। साथ में अगर आप ट्विस्टिंग के आसनास करते हैं तो अर्ध मसेंद्र आसना बेस्ट है आपकी बैक पेन के लिए, जिसको में आप ज्यादा अपने स्पाइन को ट्विस्ट करा करके लेफ्ट एंड राइट
ट्विस्ट करा के बैक पेन से जो है वो रिलीफ पा सकते हैं। नेक्स्ट वन है, लास्ट वन बोलूंगी, जो कि है कि आप अगर लेटे भी हैं, आपके पास स्पेस नहीं है, आप बिस्तर पे ही हैं, तो आप आराम से लेट करके ही अपने पैर को फोल्ड करके बस अपने स्पाइन को लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करना है विद लेग। जैसे कि अगर आप अपने पैर को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो आप अपने नेक को राइट साइड लेके जाइए, अपोजिट ट्विस्टिंग करिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी स्पाइन है वो पूरी तरीके से ट्विस्ट होती है, और जो हमारी बैक पेन है सेक्रल से लेकर सर्वाइकल से लेकर के नीचे सेक्रल वाली पार्ट तक, वो पूरी तरीके से क्योर होता है। तो ये 10 आसनास हैं, कैट काउ, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, एक्सटेंडेड ट्राइंगल, अर्ध मत्स्येंद्र, कोबरा पोज एंड सो ऑन। आप ये सब करके रिलीफ पा जी सकते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे आसन बताए जिसमें कि और जो भी ये सारे आसन, मुझे लगता है कि सारे आसन ऐसे हैं कि अगर हम इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करेंगे तो हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। कोई भी आसन आप इंस्ट्रक्टर के बिना गाइडेंस की ना करें, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले चाहे ऑफलाइन क्लास ले, बट आप गाइडेंस प्रॉपर ले कि आपको कैसे जाना है, किसी भी आसन में कैसे आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन इस तरह से है कि बैक पेन के लिए कई बार होता है कि योगासना में धीरे धीरे उनका पेन दूर होता है, लेकिन उनको जल्दी में चाहिए, तो उसे कैसे मोटिवेट किया जाए कि आप करते रहें। ये कह रहे हैं कि कोई है जो भी रोगी है जो कि बैक पेन से ग्रसित है, उसे अगर हम योग कराते हैं और उनका पेन कम तो हो रहा है बट वो बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उनको कैसे मोटिवेट रखा जाए कि आपका दर्द ठीक हो जाएगा, आप करते रहे। ये उनका क्वेश्चन है। तो सर पहले तो आपको उन्हें अवेयर करना होगा, क्योंकि बिकॉज हम पहले एजुकेट करते हैं किसी को, फिर हम उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि आप उन्हें एजुकेट करिए कि जो भी योगा के हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़ा धीरे आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि आप उन्हें एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि हम क्या करते हैं, अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम तुरंत क्योर तो हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ टाइम बाद फिर हमें सेम सिम्टम्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा एग्रेसिव के साथ आते हैं। तो अगर आप उनको ये बताएंगे कि सर योगा के जितने भी पोस्चर्स हैं, आसनास हैं, वो सारे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देंगे और जो आपको फील भी होंगे, लेकिन इनके रिजल्ट थोड़ा धीरे होंगे और इनको आपको कॉन्टिन्यूटी में रखना है, बिकॉज बिना कॉन्टिन्यूटी के हम कोई भी चीज उतने अच्छे से हासिल नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो फर्स्ट थिंग कि कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है, आप निरंतरता बरतें। आप भले ही 20 मिनट करिए, 30 मिनट करिए, आपके पास जितना टाइम हो आप उस हिसाब से करिए, लेकिन रेगुलरिटी मस्ट है। सेकेंड थिंग कि अगर उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि सर किसी भी चीज का अगर रिजल्ट जल्दी आता है तो वो उतनी ही जल्दी वापस हमें रिबैक भी मिलता है। तो आप उनको आराम से बताइए कि सर आप धीरे धीरे करिए, आपके बैक पेन में आराम है, हम आगे और भी ज्यादा वेरिएशन डालेंगे जिसकी वजह से आपको ये जो आपका क्रॉनिक एक्यूट जो भी बैक पेन होगा वो क्योर हो जाएगा, और भविष्य में इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अगर बाय चांस आपके आसपास कोई और भी होगा तो आप उसको भी सजेस्ट ऐसे आसनास कर सकते हैं कि उससे भी उसको फायदा हो जाए। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट और ये थिंग तो बहुत जनरल एजुकेशन, सी, सेकंड थिंग अवेयरनेस। जी मतलब आपने बताया कि पहले आप उन्हें एजुकेट करें, उस दर्द के उस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करें, देन योगा उसमें कैसे वर्क करता है उसके लिए आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा। आप उनको अप्रोच दे रहे हैं बट आप उनको अवेयर करें उस चीज के प्रति कि ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने खा ली और आपका दर्द मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी मेडिसिन का असर उतरेगा आपका दर्द फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उस तरह का मेडिसिन नहीं है योगा। तो आप उनको इस तरह से मोटिवेट रख सकते हैं। ये आपकी एक और क्वेश्चन उनका आ रहा है कि यदि किसी का कमर क्रैक हुआ हो तो कितने दिन के बाद वो योगा कर सकता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ पा रहा है कि अगर किसी का क्रैक हुआ है तो वो कितने दिन के बाद कर सकते हैं। इसके बारे में ये आपके तो क्या आपको, विचार होंगे? मैं तो ये बोलूंगी कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज जैसे कि है ना कि ऑपरेशन है या फिर बैक में कोई सीवियर इंजरी है, तो बिना वो हम डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं कर सकते। उन्हें ही पता है कि कितनी ज्यादा डीप प्रॉब्लम है और कितनी ज्यादा डीप इंजरी हुई है, इसके बारे में वो बेहतर बता सकते हैं हमारे कंपैरिजन में। तो आप पहले उनकी रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और अकॉर्डिंग टू मी जहां तक अगर क्रैक हुआ है तो 6 to 8 मंथ के बाद ही डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं कि आप योगा करें या कुछ जाएं। लेकिन फर्स्ट थिंग कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही आसनास को फिर से योगा को कंटिन्यू करना चाहिए।
ठीक है। तो मैम आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो कि हम लेंगे वो है कि अर्थराइटिस में बैक पेन में कौन सी योगा सही है? अगर अर्थराइटिस की वजह से किसी की बैक पेन है तो उसमें कौन सी योगा हमें करना चाहिए? तो अर्थराइटिस अगर आपको है तो आपको अर्थराइटिस कौन सी लेवल सीवियर है या क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से लेवल का है। सेकेंड थिंग, आप सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करिए। बेसिकली जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम है, हमारे बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम ऐसे जो बैक से रिलेटेड है, तो आप सूक्ष्म व्यायाम पहले से स्टार्ट करिए। फिर आप कैट काउ पोज पे जाइए, फिर हम कोबरा और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के बहुत सारे वेरिएशन है जो आप स्लोली और स्टेडी रूप से करिए। उसमें ये 3-4 आसनाएं जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अर्थराइटिस के से अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हम प्रयास करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देने का, क्योंकि समय की सीमितता हमारे पास है, तो इसलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे से क्वेश्चन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट कहीं पे भी आप ड्रॉप इन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद अदिति मैम, थैंक आपने यू। अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे निमंत्रण थैंक को यू। स्वीकार किया। जरूर ये व्यूअर्स को, मतलब जो बैक पेन और बहुत ही कॉमन ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन और इसका जो आपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ऐसी आशा करती हूँ मैं कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा और सभी लोग बेटर करेंगे अपने खुद को, अपने जो भी उनके आसपास के लोग हैं बैक पेन से जो भी ग्रसित है उन्हें। तो आज के सेशन में इतना ही। आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदिति मैम। थैंक यू शुक्रिया। पायल मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।